हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र का पाठ 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का वीडियो लेकर आया हूं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे। दूसरा है, लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच खाद्य पदार्थों तक रहे। दूसरा प्रश्न है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? पढ़ना है इसको, खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, वो पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपनी छोटी मोटे काम करने वाले कामगार, भिखारी, शहरी कामकाजी मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ये सब खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? आंसर हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। अगला प्रश्न चौथा, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है और कैसे? तो आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए गए। भारत में कृषि में एक नई रणनीति अपनाई गई, जैसे हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः हरित क्रांति ने भारत को काफ़ी हद तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। अगला पांचवा प्रश्न, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। आंसर हो जाएगा, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, कम वेतन पाने वाले लोग, वेतन लिखा है उसको वेतन पढ़ें, शहरों में मौसमी रोजगार पाने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है।
अगला प्रश्न है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? आपदा के विषय में समझाइए। उत्तर हो जाएगा, किस प्राकृतिक आपदा जिस प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो अकाल की स्थिति बन सकती है। अगला प्रश्न है, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। उत्तर हो जाएगा, दीर्घकालिक भुखमरी यह मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब परिवार अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। बरसात के दिनों में मकानों के, भवनों के या सड़कों पुलों के निर्माण के कार्य बंद हो जाते हैं, जिससे उनके लिए काम मिलना मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर हो जाएगा का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको DPS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, जहां चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल का भंडार होता है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS को 1992 में देश के 1700 इलाकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS को जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के लिए सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेद कीमत नीति अपनाई गई। इसी का खा वाला उत्तर है अंत्योदय अन्न योजना। 2 योजनाएं बताना थी, पहली बता चुके अपन अंत्योदय अन्न योजना, ये दूसरी है AAY। और अन्नपूर्णा योजना AAS, ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक, तरिष्ठ लिखा है, इसको वरिष्ठ पढ़ें, नागरिक समूहों पर लक्षित है। इस योजना का क्रियान्वयन PDS के पहले से ही मौजूद नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। प्रश्न 9वां है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? आंसर हो जाएगा, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं, चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य या कीमत कहा जाता है।
इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्मम कीमत भी कहते हैं। प्रश्न 10वां है, टिप्पणी लिखें। न्यूनतम समर्थित कीमत या मूल्य, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत और उचित दर की दुकान। उत्तर हो जाएगा पहला जो है न्यूनतम समर्थित कीमत। न्यूनतम समर्थित कीमत भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। दूसरा है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखा जाता है। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। निर्गम कीमत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। उचित दर वाली दुकानें। अंतिम टिप्पणी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकान कहते हैं, पर चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये लोगों को सामान बाजार कीमत से कम कीमत पर देती हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों और कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। प्रश्न 11वां है, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? उत्तर, PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना इत्यादि करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। प्रश्न 12वां है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, का, ख, ग, घ। तो इसके अंतर्गत पहला है का, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। खाए, दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। फिर गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल और सफल सहकारी समिति
का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। भारत में सहकारी समितियों के कई उदाहरण हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। श्री हरि क्लासेस में आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।